हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम किफी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आप सब जानते हैं सेक्शन 41 बात करता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, बट आप ये नहीं जानते होंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। तो अगर मैं बात करूं ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या है, ऑस्टेंसिबल का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये रियल ओनर नहीं है। आप मतलब इट्स लाइक कि रियल ओनर इज अ डिफरेंट थिंग, ऑस्टेंसिबल ओनर इज अ डिफरेंट थिंग। कि अपेरेंटली मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ओनर नहीं हो सकता है, पर वो ओनर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका क्या मतलब हुआ। मैं आपको एक बेहद सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात तो 41 की डॉक्ट्रीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, क्या हुआ ना कि पहले के टाइम में, इनफैक्ट अब भी, ठीक है, पहले के टाइम में और अभी क्या होता था कि इलीगल सोर्सेस से जो पैसा आता था, करप्शन का जो पैसा था, आप जो है ना अपने ब्लैक मनी को कंसील करने के लिए ऐसा कुछ करते थे। तो आप क्या करते थे ना, मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, आप और मैं नहीं, पर और जो बड़े लोग हैं, आप समझ रहे हैं बड़े लोग कौन है, वो क्या करते हैं कि अपने ब्लैक मनी को कंसील करने के लिए, अपने इनलीगल रिसोर्सेज से जो उन्होंने पैसे कमाए हैं उसको बचाने के लिए, छुपाने के लिए क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो अपने रिलेटिव के नाम पे खरीद लेते हैं, अपने हाउस हेल्प के नाम पर खरीद लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर। तो ये पर्पस है, दिस इज द बेस ऑफ सेक्शन 41। कि क्या होता था कि आपने, एक पर्सन ने अपने ब्लैक मनी को बचाने के लिए या फिर कुछ भी ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो अपने नाम पे लेगा तो टैक्स बनेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उस सब से बचने के लिए वो क्या करते थे, एक प्रॉपर्टी का पैसा खुद देते थे, पर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कराते थे। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा कब होता है कि कोई प्रॉपर्टी ले भी और अपने नाम पर रजिस्टर ना कराए। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, पर जिसके पास बहुत पैसा है वो क्या करता है, अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, जो भी उसने पैसे गलत जगह से कमाया है उसको छुपाने के लिए प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे ले लेता है। और ऐसा होता था, ऐसा होता है। हम कह दें कि लॉ आ गया है, नहीं होता, पर फिर भी ऐसा बहुत होता है। तो ऑस्टेंसिबल ओनर वाली स्टोरी क्या है स्टूडेंट्स? ऑस्टेंसिबल ओनर वाली स्टोरी एक सिंपल सी है कि एक पर्सन ए ने अपने ब्लैक मनी को कंसील करने के लिए क्या किया, एक प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी। मतलब कि पैसे, द कंसिडरेशन जो है वो प्रॉपर्टी का ए ने दिया, पर वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर कराई? बी के नाम पे। मतलब अब इधर ए की एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट है कि बी विल बी द ओनर, नॉट द रियल ओनर, बट इन दैट केस बी विल बी द ऑस्टेंसिबल ओनर, क्योंकि बी ने जो है वो कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, बी के सिर्फ नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो हुई है। समझ में आई बात? तो अब हम बात करते हैं कि ये स्टोरी क्या है और हम होल्डिंग आउट इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि एस्टॉपल अप्लाई हो जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं लॉ ने ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि वन हु कम्स टू द कोर्ट, कम्स टू द कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स, इस तरह से। आप सोचते होंगे कि मैम इन सब का क्या मतलब है। अब मैं आपको बताती हूँ। आप एक एग्जाम्पल समझिएगा, सेम एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी। ओके, हम इसे रियल ओनर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इन्होंने कंसिडरेशन पे किया है, जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका पैसा इन्होंने दिया है, ठीक है। बट प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर हुई है? बी के नाम पे। प्रॉपर्टी रजिस्टर किसके नाम पे हुई है? बी के नाम पे। तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर बी हो जाएंगे ऑस्टेंसिबल ओनर। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय पेन, बट दैट विल बी फाइन, कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, बी हो जाएंगे ऑस्टेंसिबल ओनर। ए ने अपने ब्लैक मनी को कंसील करने के लिए या कुछ भी करने के लिए एक प्रॉपर्टी का पैसा दिया, पर प्रॉपर्टी रजिस्टर किसके नाम पे कराई, बी के नाम पे। वो कोई भी हो सकता है, ए का रिलेटिव हो, हाउस हेल्प हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई कुछ भी हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बट उन्होंने जो है प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन दिया और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रजिस्टर करा दी। तो जिस दिन आपने प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे रजिस्टर कराई, इसका मतलब आपका एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट है कि हाँ ये ओनर है, क्योंकि आपने रजिस्ट्री तो उसके नाम पे करा दी। दुनिया के लिए तो क्या कहते हैं, यही ओनर है। आप मेरी बात को समझना, क्योंकि प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है दुनिया के लिए तो वही ओनर है, बट एक्चुअल हमारे लिए ओनर कौन है, लॉ के लिए ओनर कौन है, जिसने कंसिडरेशन दिया। अब आप मेरी बात को समझिएगा, मान लो ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है ये प्रॉपर्टी सी को बेच देता है, ये प्रॉपर्टी सी को बेच देता है, ही इज द ट्रांसफरी। ये अगर प्रॉपर्टी सी को बेच देता है, पर आप इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट याद रखेंगे, फॉर कंसिडरेशन। मतलब कि बी ने प्रॉपर्टी सी को बेची फॉर कंसिडरेशन, मतलब कि सी जो है वो बी को क्या दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है। वो प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट करेगा तो सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वो सेल कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अब क्या हुआ, अब स्टोरी को समझिएगा। देखो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके पास बहुत पैसा है, पर आपको लग रहा है कि अगर मैंने खरीदा मेरे नाम पे हुआ तो टैक्स बन जाएगा, तो आपने अपने फ्रेंड के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली। अब जब देखो दुनिया के लिए तो जब रजिस्ट्री चेक होगी तो आपका फ्रेंड ओनर है ना, आपका फ्रेंड ओनर है। अब जो है अगर मान लो आपके फ्रेंड ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी फॉर कंसिडरेशन, पैसे ले लिए और दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो अब लॉ ये कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये नॉट वॉइडेबल है, कि ये ट्रांसफर जो है ये वैलिड नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। पहले क्या होता था कि बहुत पहले ऐसा होता था कि आप इसको क्वेश्चन कर सकते थे, बट बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आने के बाद जो है आप इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज द बेनामीदार। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पे भी मैं आऊंगी कि कौन बेनामीदार और कैसे क्या, बट अब आप मेरी बात को समझिए। स्टोरी यहाँ पे ये है, प्रॉपर्टी का पैसा किसी और ने दिया, किसी और के नाम पर हुआ, जिसके नाम पर हुआ उसने कोई पैसा नहीं दिया था, अब उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी और प्रॉपर्टी का पैसा ले लिया। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे मिस्टर ए को होगी। ए ने पैसा दिया, अब ए तो कहेगा ना कि तुमने कैसे ट्रांसफर किया, तुम्हारे पास कोई हक नहीं था। पर जब आपने उसको रियल ओनर बनाया, जब आपने उसको ओनर बनाया, आई शुड नॉट से रियल ओनर बनाया, पर जब आपने उसको ओनर बनाया, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट थी कि हाँ ये ओनर है, क्योंकि वंस प्रॉपर्टी इज इन योर नेम, आप हो तो दुनिया के लिए ओनर, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब जब आपने, आपका ही पर्पस गलत है, आप ही अपना ब्लैक मनी कंसील करना चाहते हो। अब अगर आप कोर्ट में जाओगे और आप कोर्ट में जाके कहोगे कि देखिए जज साहब कि बी जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो रियल ओनर नहीं है, वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, तो अब जज साहब कहेंगे कि अच्छा तो फिर रियल ओनर कौन है, तो वो कहेगा मैं हूं। तो जज साहब कहेंगे प्रॉपर्टी आपके नाम पे क्यों नहीं है, वो फंस जाएगा। कोर्ट कहेगी जब आपने पैसे दिए तो आपने रजिस्टर क्यों नहीं कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है। टैक्स बचाना चाहते हो, नहीं बताना चाहते हो पैसा कहां से आ रहा है। तो इस सेक्शन से आपको क्या पता चलता है, आप इस सेक्शन से समझिए कि अब जो है राइट नाउ पोजीशन इज दिस कि ए जो है इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट है कि भाई जब आपने उसको इतना हक दिया है तो वो कर सकता है। तो क्यों, क्योंकि जब आप आपके खुद के मन में चोर है तो आप कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, वन हु कम्स टू द कोर्ट कम्स विद द क्लीन हैंड्स, कि अगर आप कोर्ट में आ रहे हो तो आप खुद भी साफ होने चाहिए। अगर आपके मन में खुद ही पाप है तो आप कोर्ट में आके न्याय कैसे मांग सकते हो, अंडरस्टैंड। अगर आपके मन में खुद ही चोर है तो फिर आप जस्टिस के लिए डिमांड नहीं कर सकते। यही तो हम कहते हैं ना, अगर आप कोर्ट में आ रहे हो, जस्टिस चाहते हो, आप कह रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, तो आप खुद भी सही होने चाहिए। दिस इज वॉट वन हु कम्स टू द कोर्ट कम्स विद द क्लीन हैंड्स। इसका मतलब क्या है, दैट वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, राइट। अब देखिए
द ट्रांसफरर इज द ऑस्टेंसिबल ओनर। हमारे केस में ट्रांसफरर जो है वो बी है, ऑस्टेंसिबल ओनर है। He is so by the consent express or implied of the real owner। जिस दिन रियल ओनर हमारे केस में ए है, उसने उसके नाम पे रजिस्ट्री कराई थी, तो कहीं ना कहीं ये कंसेंट थी। क्योंकि अब आप चाहे कुछ भी कहो, आप ये कह दो कि मैंने तो उसे बोला था कि तुम तो सिर्फ फॉर नेम से को सब कुछ मैं देखूंगा, ऐसा नहीं होता। आगे आए, द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। अब ये ट्रांसफर बच्चों किसके बीच में है, बी और सी के बीच में। The transferee has acted in good faith, taking reasonable care to ascertain that the transferer had power to transfer। हमारे केस में स्टूडेंट्स ट्रांसफरी कौन है, सी। अब मैं इस मुद्दे पे आती हूँ कि ट्रांसफरी इज एक्टिंग इन गुड फेथ। स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब आप इस बात को समझते हैं कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं या हम कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपके पेरेंट्स भी प्रॉपर्टी खरीदते होंगे, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, आप सबसे ये देखते हैं कि रजिस्ट्री किसके नाम पे है ना। अब तो गवर्नमेंट ने ऐसे पोर्टल्स भी बना दिए हैं जिसपे आप लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, हाउस नंबर लिख सकते हैं, और फिर आप लिख के चेक कर सकते हैं, तो वहां पे आ जाता है कि प्रॉपर्टी का ना ओनर कौन है, थर्ड पार्टी कौन है, ये सब कुछ आ जाता है। एवरीथिंग नाउ इज ट्रांसपेरेंट, और कुछ भी आप लोगों से छुपा नहीं है, आपको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो अब जब ट्रांसफरी है हमारा सी, जब बी ने उसको अप्रोच किया होगा या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये अच्छा ये एक प्रॉपर्टी जो है ये बिकने वाली है, तो जब अप्रोच किया होगा तो ट्रांसफरी ने क्या देखा होगा, आप में हम जैसे लोग सब लोग क्या देखते हैं, हम सब लोग क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे कि अच्छा ओनर कौन है, वो किससे पता चलेगा, रजिस्ट्री से पता चलेगा। तो रजिस्ट्री में ओनर कौन था, बी था, क्योंकि ए ने तो बी के नाम प्रॉपर्टी कराई थी। तो अब सी ने जो प्रॉपर्टी ली वो तो गुड फेथ में ली ना, उसको ये सब नहीं पता था। देखो अगर कहीं ना कहीं सी को आइडिया है कि पैसे ए ने दिए और प्रॉपर्टी बी के नाम है, तो वो गुड फेथ में नहीं है। बट जब उसने चेक करा कि अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा, उसको लगा कि भाई बी ओनर है, तो बी जो है वो एंटाइटल्ड ट्रांसफरर है, वो दे सकता है प्रॉपर्टी को, तो इसीलिए उसने प्रॉपर्टी ले ली। तो हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसफरी को गुड टाइटल मिलेगा, यहाँ पे ट्रांसफरी की कोई गलती नहीं है। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, सेक्शन 41 का मेन पर्पस यही है कि वो इनोसेंट बायर के टाइटल को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हमारा ट्रांसफरी जो है वो इनोसेंट बायर है, उसने तो देखा होगा कि रजिस्ट्री किसके नाम है, देख के पता चला कि अच्छा रजिस्ट्री तो बी के ही नाम है, तो यही ओनर हुआ, तो चलो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो वो यही कह रहे हैं that the transferee has acted in good faith, taking reasonable care to ascertain that the transferer had power to transfer। तो उससे तो यही पता चलेगा ना कि प्रॉपर्टी जिसके नाम है उसके पास ट्रांसफर की पावर है करने की, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, द डॉक्ट्रीन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर इज एन एक्सेप्शन टू द मैक्सिम नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट। ये क्या कहता है, ये कहता है नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, आपको ये बात समझनी है कि 41 इसका एक्सेप्शन क्यों है। 41 इसका एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ये मानता है कि देखो बी जो है वो रियल ओनर नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन तो ए ने पे किया है। बट 41 इसका एक्सेप्शन है, और इसका सबसे बड़ा कारण है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। अब आप देखिएगा क्या हुआ, एक बात और समझ लीजिए कि सेक्शन 41 शील्ड्स द इनोसेंट अगेंस्ट द आउटसाइड फेक डेमोन्स्ट्रेशन। क्या करता है 41 सेक्शन, 41 सेक्शन जो इनोसेंट बायर है, जो कि हमारा ट्रांसफरी है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता ना, वो तो रजिस्ट्री चेक करेगा, रजिस्ट्री जब चेक करेगा तो क्या पता चलेगा, तब वहां पे ये पता चलेगा कि अच्छा रियल दुनिया की नजरों में तो ओनर बी नजर में आ रहा है, किसी को थोड़ी ना पता है ए ने कंसिडरेशन किया है, तो इसीलिए वो उनको प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। स्टूडेंट्स क्या हुआ कि पहले ये सब चलता था कि आप जो है प्रॉपर्टी खरीद लेते थे किसी और के नाम पर, और फिर आप कोर्ट में जाते थे तो आप कह सकते थे कि माय लॉर्ड ये जो है नहीं कर सकता, इसके पास कोई हक नहीं है। बट अब क्या हुआ, लॉ ने एक चीज सिंप्लीफाई कर दी, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आने के बाद
अगर जो बेनामीदार है, मतलब हमारे केस में जो बी है, अगर वो प्रॉपर्टी को किसी को फॉर कंसिडरेशन ट्रांसफर करता है तो अब इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हम कहते हैं कि जैसे रियल ओनर ने ट्रांसफर किया है वैसे ही माना जाएगा, क्योंकि हम उसको एक लेसन देना चाहते हैं कि आपने गलत किया है। तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आने के बाद की स्टूडेंट स्टोरी क्या है, दैट आफ्टर coming of Benami Transaction Act, now Mr. A, who is real owner, cannot say that the ostensible owner has no right to transfer property to C. Why? Because after Benami Transaction Act, the position in India is that transaction between B and C is completely valid if C is acting in good faith. और अब ये नहीं कह सकता कि इनको कोई राइट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने उसको ओनर बनाया तो समवेयर समहाउ यू हैव दिस इन योर माइंड कि कहीं ना कहीं आपको ये था कि यही ओनर, जो ये ओनर बनेगा तो आप ये कर सकता है। जब आप किसी को ओनर बनाते हैं तो आपके दिमाग में खुद ही ये चीज होती है ना, देखो आज मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे रजिस्टर करा दूं, कहीं ना कहीं आपको भी ये बात पता है कि ठीक है वो आपके साथ गुड फेथ में एक्ट करेगा, आपकी बात मानेगा, पर कभी ना कभी उसके मन में भी तो आ सकता है ना कि कर दो यार, मैं तो ओनर हूँ, मेरे नाम पे तो रजिस्ट्री है। तो बस अब आज की सिचुएशन ये है कि रियल ओनर ऑस्टेंसिबल ओनर को क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट है कि हाँ ठीक है वो कर सकता है ट्रांसफर, क्योंकि आपने ऐसा काम किया ही क्यों। और अगर अब रियल ओनर कोर्ट में जाएगा, कहेगा कि मेरे को इंसाफ चाहिए, तो कोर्ट कहेगा कि आप पहले ही गलत हो अपने पार्ट पे, आपने अपने इलीगल सोर्सेस का पैसा, करप्शन का पैसा जो है आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो गलत बात है। तो इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि नाउ इन दिस केस एस्टॉपल अप्लाई, सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, right? And now they are saying in this doctrine of holding out, you please understand that what they are saying कि अब इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इसीलिए अब रियल ओनर के पार्ट पे ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड माना जाएगा अगर सब कुछ जो है असेंशियल इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से चलेगा। फॉर कंसिडरेशन है, कंसेंट भी है, एवरीथिंग, राइट। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स यूजुअली मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं। तो आप मेरी बात को बेहद ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं सेक्शन 41 की, तो उत्तराखंड में सेक्शन 41 रिपीटेडली पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाएगा कि आप अच्छा नोट लिख दीजिए, जैसे एमपी में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अच्छा ऑस्टेंसिबल ओनर का सेक्शन क्या है, अच्छा सेक्शन 41 जो है वो कौन सी डॉक्ट्रीन है, होल्डिंग आउट की डॉक्ट्रीन है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने के लिए आपको एक इस तरह से लिस्ट बनानी है कि कौन सी डॉक्ट्रीन्स हैं, क्या क्या सेक्शन नंबर हैं, क्या क्या मैक्सिम्स हैं, दैट नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ एज, जब वो खुद ही ओनर नहीं है तो वो दूसरे को कैसे करेगा। बट 41 इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि वो बेनामीदार है, तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आने के बाद अब उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे शॉर्ट स्टोरीज रेडी कर लेनी है। यूजुअली स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी, मैम टीपीए समझ नहीं आता, बट मैं आपको टीपीए किस तरह से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको टीपीए एक स्टोरी फॉर्म में बता रही हूँ, ए बी और सी की। भाई ए ने पैसे दिए, बी के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, अब बी ने जो है वो प्रॉपर्टी सी को कर दी, तो ए कोर्ट में जाके कहेगा कि भाई मैंने पैसे दिए थे और अब जो है बी तो नहीं कर सकता। तो कोर्ट कहेगा जब तुम्हारे खुद ही साफ हाथ नहीं है, तुम खुद ही जो है वो साफ दिल के नहीं हो, तो तुम कोर्ट में जस्टिस मांगने क्यों आ रहे हो। बस as simple as that. This is all about doctrine of holding out, or you can say doctrine of ostensible owner. Understand? Done? So अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।